ये कलाम साहब ने कहा है कि सोच किसी के बाप की जागीर नहीं। इतिहास में आज की तारीख में बहुत बड़ी डिबेट है कि ठीक मुगल इतिहास को गलत तरीके से दिखाया गया, वो भारत की संस्कृति को दूषित करते चले गए। तो क्या भारतीयों में स्वाभिमान की कमी है? सभी कोई अपना जीवन सबसे ये पहले ये बेहतर करना रहता है, फिर ये राष्ट्र की बात होती है, फिर ये धर्म की बात होती है, फिर समाज की बात होती है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये दरियाव सिंह का नाम ये क्यों है, जोधा सिंह का। हमने कहा ठीक है भैया, चल रहा होगा। 34 दिनों के लिए फतेहपुर 1857 में आजाद रहा। कोई देश में दूसरा जिला नहीं था जो आजाद रहा 34 दिनों में। तो नाना राव ये पेशवा सिर्फ ये पेंशन की लड़ाई अपनी लड़ रहे। हम कभी ये मंच पे बोलते नहीं, क्योंकि बजरंग दल वाले लेकर के डंडा हमें जो है ना जमा रहने लगेंगे। इस पूरे देश में इतिहास में ऐसे लोगों का नाम ही हुआ है जिनके पास में लेखक थे, विद्वान थे, कवि थे। जब तक आप ये नहीं लिखेंगे तो लोग कथाओं में रहेगा ना। लेकिन चूंकि ये नावेल है तो थोड़ा सा प्यार का रस, थोड़ा सा मतलब चीजें जी हाँ, ये ताकि जो ये नए लोग हैं जब भी ये किताब को देखें, हाँ पढ़ें। कहते यही कारण है कि हिंदू धर्म में आप प्रकृति पूजा देखते हैं, आप पेड़ की पूजा करते हैं, आप नदी की पूजा करते हैं, आप पशु की पूजा करते हैं। दैनिक जागरण हिंदी हम चैनल के बातें किताबें सेगमेंट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नवीन चौधरी और आज मैं एक लेखक से बात करने जा रहा हूं जिन्होंने कम समय में अपनी बड़ी पहचान बनाई है। उनकी किताबें दैनिक जागरण की बेस्टसेलर सूची में कई बार आ चुकी हैं। नाम है भगवंत अनमोल। भगवंत जी आपका बहुत नमस्कार, धन्यवाद। भगवंत जी की पहली किताब थी जिंदगी 50-50, जिसको कई पुरस्कार भी मिले। युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको मिल चुका है। दैनिक जागरण की बेस्टसेलर सूची का वो हिस्सा रही। उसके बाद बाली उमर आई, गेरबाज आई और प्रमेय एक किताब और है। और साथ ही साथ अभी ये किताब आई है जो लेखक से पहले मेरे हाथ में आ चुकी थी। इस किताब का नाम है बावनी इमली। बावनी इमली क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। आप में से शायद कुछ लोग जो कि अवध की तरफ रहते हैं वो जानते हो, लेकिन ये इतिहास की एक ऐसी घटना है जिसकी चर्चा बड़ी बड़ी घटनाओं में दब गई है। भगवंत, आपकी सारी किताबें अलग अलग विषयों पर रही। जिंदगी 50-50 जो है ट्रांसजेंडर्स की समस्या की बात करती है। बाली उम्र में वो छोटे बच्चे हैं जो उस कच्ची उम्र के हैं, उनके बारे में आप बात कर रहे हैं। गेरबाज जो है कहीं न कहीं मनोविज्ञान की तरफ जाती है। इसके बाद बावनी इमली इतिहास की तरफ। तो हर किताब में जोनर और विषय बदल जाता है, क्यों? नवीन जी जो है ना जी, नमस्कार। देखिए, हमने पहले भी बोला हुआ है कि हमने बीटेक किया हुआ है एक्चुअली, है ना। ये भाषा का कोई भी ये कौशल मेरे पास में नहीं। फिर मुझे ये जो है ना ये एक बात याद जो है ना आती है कि ये कलाम साहब ने कहा है कि सोच किसी के बाप की जागीर नहीं। हाँ। तो मैं नए टॉपिक में हमेशा लिखना चाहता हूँ जिन पे बहुत ही ये कम बात हो, ये की जा रही हो। तो ये मेरा मेन फोकस होता है कि ये टॉपिक्स ये नए ये क्योंकि भाषा में बहुत ज़्यादा कमांड हमारे जो है ना नहीं, इसलिए जी। अच्छा, एक चीज़ जब मैं इसको पढ़ रहा था अचानक मेरे दिमाग में एक प्रश्न उठा। मुगल भी इस देश में बाहर से आए, कुछ संघर्ष हुए लेकिन इतने बड़े नहीं रहे और धीरे धीरे जो है वो देश भर में फैल गए। सल्तनत बढ़ती रही, फिर अंग्रेज आए, वो भी इसी तरीके से बढ़ते गए और मुगल सल्तनत पे भी उनका कब्जा ही हो गया।
भारत असल में लड़ा सिर्फ अंग्रेजों के साथ, मुगलों के साथ जो है वो लड़ाई अपने देश की, अपनी जमीन की हुई नहीं जितनी अंग्रेजों के साथ हुई। क्या कारण रहा होगा जब आप इतिहास की तरफ किताब पे भी मैंने, हाँ ये नवीन जी जो है ना हाँ ये लिखा हुआ है कि जो ये हम, हाँ दूसरे ये बादशाह थे, हम मुगल थे, सभी जो ये देश को के ये नागरिकों को थोड़ा बहुत तो देश ये मानते थे, है ना। और जो फिर हाँ ये अंग्रेज जो आए, अंग्रेजों की हाँ ये भाषा हाँ ये डिफरेंट थी, हाँ ये कल्चर भी डिफरेंट था, हाँ। तो सब कुछ डिफरेंट था। तो जो ये भारत देश के हाँ ये नागरिक थे, नागरिकों को हाँ ये खुद से जोड़ नहीं पा रहे थे जी। जो हाँ मतलब है ना, हम मुगल थे, ये भाषा हाँ जो है ना, ये कल्चर भी ये कहीं ना कहीं ये भारत से ये जुड़ा हुआ था जी। तो जो भी अंग्रेज जो थे, जब जोड़ पा नहीं रहे थे तो वे सारी गलतियां ये कर रहे थे जो नहीं करनी चाहिए थी उनको। तो फिर क्या होता है, देश के ये नागरिकों में ये गुस्सा पैदा होता है, तो फिर वो जो है ना विद्रोह का जन्म होता है। लेकिन एक इतिहास का अभी आज के दौर में और ऐसे टाइम में जब देशभक्ति की कहानियां निकल के आ रही हैं, बावनी इमरी या किसी भी से, और कहानी या नॉन फिक्शन के रूप में ये लगातार कहा जा रहा है कि मुगलों के इतिहास को ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहा गया, उनको ज्यादा भारतीय बताया गया। आपकी बात में भी वो कल्चर वाला एंगल आता है, क्योंकि वो जब आए तो उनका भी खाने पीने से लेकर रहने का तरीका तमाम, बाकी सब छोड़िए, मतलब यौनिक संबंधों तक में जो है उनका विचार व्यवहार काफी अलग किस्म का था। तो आप किस पक्ष को ज्यादा मानते हैं? क्योंकि इतिहास में आज की तारीख में बहुत बड़ी डिबेट है कि मुगल इतिहास को गलत तरीके से दिखाया गया, वो भारत की संस्कृति को दूषित करते चले गए। आप कह रहे हैं कि अंग्रेज कनेक्ट नहीं किए, लेकिन उस हिसाब से मुगलों ने जो है ना, मुझे क्या ये लगता है कि ये जो है ना मुगलों ने ये कनेक्ट जो है ना किया। और आपने देखा होगा ये कई कहानियां भी ये चलती हैं कि ये मुगलों ने ये भारतीयों से शादी भी की, है ना। आपने किसी लॉर्ड ये डलहौजी या किसी को भी देखा नहीं होगा कि ये भारतीय किसी भी लेडी से शादी की उन्होंने। मेन फर्क है। बाकी बात क्या चलती है मेरे समझ में कि आप जो है ना किसी भी ये भारतीय ये राजा के सापेक्ष जब जो है ना देखते हैं, जैसे कि है ना शिवाजी हो गए, और हम है ना कोई भी दूसरा ये नाम हो, तो दूसरे के ये सापेक्ष में जब हम ये मुगलों की बात जो है ना ये करते हैं, तो हमें ये फील होता है कि ये बढ़ा चढ़ा कर के दिखाया गया। या लेकिन जब हम दूसरे आक्रांताओं के ये सापेक्ष में देखते हैं, तो वो फील होता है कि नहीं ये बेहतर है। जी। एक आपने इसमें पेज 10 में एक चीज लिखी थी, उसके आधार पर, जिसमें कि धर्म की बात आ रही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारी थे, उसे हमारा राजा नहीं चाहिए था, नमक हमारा नीर, हमारा लोहा, हमारी खाल चाहिए थी। धर्म की बात आती तो सिपाही के हाथ में गाय और सुअर की चर्बी दे देते थे। और इसी तरह जब इसको आगे बढ़ते चले जाते हैं तो एक जगह पर आपने लिखा है, वैसे भी गांव और छोटे शहर के लोगों को राजनीति और राजनेता से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब उनके पेट से रोटी छीनी जाती है तो वह भूख क्रांति का नाम बनती है। ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न मेरे मन में एक और प्रश्न छोड़ गया, क्योंकि इसी में आगे आपने सेटलमेंट एक्ट की, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट की, और जब इस तरह की बात आती है
तो सामान्य तौर पर जहां भी युद्ध हुए हैं आक्रांताओं के साथ, जिन्होंने कब्जा किया उनके साथ, वो स्वाभिमान की लड़ाई थी। हम भी उस पूरे संघर्ष को स्वाभिमान की लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन लगातार जब हम कहानियों को देखते हैं तो तभी होता है जब राजा से उसका राज छीनने की कोशिश कर ली जाती है, वरना वो चुप रह जाते हैं। बल्कि राजस्थान में तुमने दो राजाओं, एक राजा को मुगलों का साथ देते देखा है दूसरे राजा के खिलाफ। तो क्या भारतीयों में स्वाभिमान की कमी है? जब तक कि हमारे पेट के ऊपर बात नहीं आ रही, अपने निजी हित की बात नहीं आ रही, तब तक हम राष्ट्र के लिए लड़े ही नहीं है, राष्ट्र प्रेम नहीं है। ये प्रश्न इसलिए भी आज की तारीख में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जब पूरा राष्ट्रवाद का विचार चल रहा है, ऐसे टाइम में ये पूरे विचार में हम देखते कहीं ना कहीं तो हर कोई स्वार्थ के साथ ही चल रहा है। और ये मेरे मन में ये प्रश्न लगातार उठता है, और चूंकि आपने लाइन जब डाली तो मैं उसके तुरंत बाद ख्याल आया कि क्या हम भारतीय मौका परस्त हैं, स्वाभिमान नहीं है, राष्ट्र प्रेम नहीं है, या ये एक छोटा सा टुकड़ा है? नवीन जी, देखिए, सभी को भी कोई अपना जीवन सबसे ये पहले ये बेहतर करना रहता है। फिर ये राष्ट्र की बात होती है, फिर ये धर्म की बात होती है, फिर समाज की बात होती है। तो ये आपने जो क्वेश्चन पूछा है ना टोटल, कि भाई क्या मामला था कि जब पेट पे लात ये मरती है तो ही चीजें होती हैं। बात होता है ना कि क्या ट्रिगर कर रहा है उस वक्त। पेट पे लात जो है ना, पेशवाई राज जो है ना, ये दरबार, क्या मतलब है ना ट्रिगर करना। तो बात यहाँ स्वाभिमान की ही ये नहीं है, ये सबके साथ में है कि जब ये है ना, ये स्वयं पे लात ये पड़ती है तो फील होता है कि हमें क्या ये करना चाहिए। पहले भारत में क्या था कि है ना, ये शिक्षा बहुत ज़्यादा थी नहीं, तो जो दुनिया में ये देखते थे, देश में देखते थे, और जो पहली स्वाधीनता संग्राम की ये लड़ाई थी ना, उसमें 90% सभी ये खुद से ही प्रेरित थे जी, कि हमें क्या ये कमी है। फिर बाकी जो कई लोग थे, साथ में थे, तो हमने देखा क्या है कि भाई 90% लोगों के जब पेट पे लात, उनकी ये गद्दी पे लात जी जो है ना पड़ी एड़ी। लेकिन गांधी जी के आने के बाद, 1920 के बाद ये फील हो गया था कि नहीं, हमें देश को आजाद कराना है। पेट की बात जो है ना, ये है ना बाद में। तो थोड़ा सा हर चीज़ में टाइम जो है ना लगता है कि हम क्या टाइम लेंगे, है ना, क्या होगा, फिर चीज़ें डेवलप होती हैं। तो थोड़ा टाइम लगा 50 साल का। लेकिन पहला स्वाधीनता संग्राम यदि ना होता तो शायद फिर 100 साल लग जाते। जी, एक आपने जब इस किताब को डेडिकेट किया है, आपने लिखा है, वक्त है कुछ लौटाने का अपनी माटी फतेहपुर को, जिसने देश को ठाकुर दरियाव सिंह और ठाकुर जोधा सिंह अटैया जैसे वीर दिए। अब ये जो कैटेगरी है, ये हिस्टोरिकल फिक्शन कैटेगरी में आती है। तो फिक्शन है, जहाँ होता है वहाँ पर होता है कि ये एक काल्पनिक कथा है। लेकिन जब आप उनको यहाँ पर उनके नाम पर एक किताब रखते हैं तो फिर लगता है सच है। तो ये कहानी, ये किताब बावनी इमली तो पता ही है हमें हुआ था, लेकिन ये दोनों कैरेक्टर, ये सच्चे कैरेक्टर हैं या ये फिक्शन है? नवीन जी, दोनों बिल्कुल से जो है ना सच्चे हैं। हम ये खागा फतेहपुर में ये जो है ना ये जन्मे, पले ये बढ़े। फिर क्या हुआ कि हमने ये 10th के बाद में खागा फतेहपुर को ये छोड़ दिया। अब वहाँ पे ये दरियाव सिंह के नाम में, जोधा सिंह के नाम में डिग्री ये कॉलेज भी थे।
लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये दरियाव सिंह का नाम ये क्यों है, जोधा सिंह का। हमने कहा ठीक है भैया, हाँ, चल रहा हाँ, होगा। लेकिन जब बाहर पहुंचे, और अभी 3-4 साल की बात है, मैंने देखा मतलब चीजों को, हमने कहा उफ़ो, 34 दिनों के लिए फतेहपुर 1857 में ये आजाद रहा। कोई देश में दूसरा जिला नहीं था जो ये आजाद रहा हो 34 दिनों के। फिर भी हम वहां के ये जो है ना, ये रहने वाले, हमें नहीं पता था कि दरिया सिंह ने क्या किया, जोधा सिंह ने क्या किया जी। फिर जब हमने जो है ना जाना, फिर क्या जाना, जब भी हम बात ये करते हैं पहले स्वाधीनता संग्राम की, तो 3 नाम आते हैं, रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, नानाराव पेशवा। जी। जब हमने ये नानाराव पेशवा के बारे में जानना चाहा, जैसे आपने पिछला क्वेश्चन हमसे किया, तो नानाराव ये पेशवा, हाँ, सिर्फ ये पेंशन की लड़ाई अपनी लड़ रहे थे। करेक्ट। और जो बाकी के हाँ, बागी बोल दे, क्रांतिकारी बोल दे, नागरिक बोल दे, सबको ये पेंशन के लिए अपना झोंके हुए थे, है ना, विद्रोह में। बाकी आपको ये नहीं पता होगा कि ये कानपुर में 2000 से ज्यादा अंग्रेज मारे गए। ओके। और 2000 से ज्यादा ये कानपुर के लोग भी ये मारे गए। उसमें क्या हुआ कि ये नानाराव पेशवा की बात, एक ये कानपुर के ये बड़े जानकार हैं, मैं नाम किसी का जो है ना जी ना नहीं ये लूंगा। तो ये किताब ये लिखते टाइम हमने बात की, क्या है नानाराव पेशवा का, तो बोले कि हम कभी ये मंच पे बोलते नहीं, क्योंकि बजरंग दल वाले लेकर के डंडा हमें जो है ना जो मारने लगेंगे। तो जो बातें बताई हमने देखा, तो ये फील हुआ कि ये नानाराव पेशवा ने खुद की ये पेंशन की बात को थोड़ा पीछे रखते और देश की बात आगे होती जी। तो जो बावनी जिमली है, फांसी है, बूढ़ा बरगद है वाले लेजे कांड अंग्रेजों ने ये ना किए होते। हाँ। क्यों? आप किसी की 300 बीवियों बच्चों को बीवी घर में ये मार देंगे और फिर बोलेंगे कि हमें कोई जानकारी ही नहीं है। नेता तो आप ही थे ना भाई, बिल्कुल। आप क्या ये कर रहे हो, दोनों साइड गेम खेल रहे हो। फिर जब तो पूरा जब ये कानपुर जो है ना ये अंग्रेजों ने जीत लिया, ठाकुर दरियाव सिंह, जोधा सिंह फांसी पे चले गए, तो यहाँ पर नेपाल भाग गए। तो मुझे क्या फील हुआ, इस पूरे देश में इतिहास में ये ऐसे लोगों का नाम ही हुआ है जिनके पास में लेखक थे, विद्वान थे, कवि थे, जिन्होंने बेहतर काम किया। लेखक नहीं रहा, ये कवि नहीं रहा साथ में, तो नाम नहीं। जो अभी भगवंत बात कर रहे हैं, पेज नंबर 50 पे इन्होंने ये बात लिखी भी है। कहते हैं कि इतिहास के चक्कर में मत पड़, ये इनका डायलॉग है, जोधा सिंह का डायलॉग है। इतिहास लिखने वाले बड़े पक्षपाती होते हैं, वो कईयों को तो बढ़ा चढ़ाकर पेश कर देते हैं, कईयों को नजरअंदाज। वैसे भी पृथ्वीराज चौहान को सब जानते हैं, क्योंकि उनके पास चंद बरदाई जैसा कवि था, लेकिन उनके सेनापति को कौन जानता है, जिसने सारे युद्ध लड़े और पृथ्वीराज को सम्राट पृथ्वीराज चौहान बनाया। ये जो स्टेटमेंट है और आपने अभी जो आंसर दिया, ये भी आजकल एक बड़ा प्रश्न उठा हुआ है कि क्या इतिहास को हमारे गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ठीक है, उस दौर में जिसके पास जो था वो किया गया, लेकिन साक्ष्य तो मौजूद ही थे।
जैसा महाराणा प्रताप के बारे में कई सारे नए साक्ष्य आ रहे हैं, तब पता चलता है कि युद्ध जिसको हारा हुआ बता रहे हैं वो नहीं हारे थे। क्या कारण रहा होगा कि जब बाद के समय में इतिहास भारतीयों ने ही लिखा, तब भी इतिहास में ये सारे हीरो दब जाते हैं, या इतिहास जो है वो अलग अलग तरीके से आता है जिसमें कि हम छोटे दिखाए जाते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि मैं फतेहपुर की जो है ना ये धरती से हूँ, जहाँ पे सोहनलाल द्विवेदी पैदा हुए जी, जहाँ पे ये गणेश शंकर विद्यार्थी पैदा हुए, जहाँ पे वजाहत साहब पैदा हुए। जब कभी बात ये करने जाओ ये किसी से भी बोलते हैं कि ये बावनी तो लोक जो है ना लोक ये कथाओं में है। हम पूछना चाहते हैं कि आपने हज लिखा नहीं तो ये तो जो है ना कैसे होगा इतिहास में? जब तक आप हज नहीं लिखेंगे तो लोक कथाओं में रहेगा ना। ठीक बात है। जब ये बड़े बड़े लोग हमसे बोले हैं कि हज बावनी इमली, तो लोग जो है ना कथाओं में है। मैंने पूछा कि आपने लिखा नहीं, क्यों नहीं लिखा? आपने क्यों बार बार से हज नाना रब वो पेशवा को ही लिखा? कोई जवाब नहीं होता। फिर बाद में बोलते हम तो हज नाना राव को गाली देना चाहते हैं, बोलते हमसे, कसम से बता रहे। तो लोग कथाओं में ही रहेंगे कि जब तक कोई लेखक, कवि, बुद्धिजीवी भी नहीं जो है ना ये नायकों के बारे में नहीं लिखेंगे। और आपको ये बता दे कि बावनी इमली में पूरी सत्य चीजें ही हैं, लेकिन चूंकि ये नावेल है तो थोड़ा सा प्यार का रस, थोड़ा सा मतलब चीजें जी, ये ताकि जो ये नए लोग हैं जब भी ये किताब को देखें, पढ़ें, तो ये नावेल के रूप में पूरा देख जाएं और फिर पता चले कि हमने तो बहुत ज्ञान पा लिया। करेक्ट। ये चीज है। ये जब विषय है, क्योंकि इसके बारे में लिखा हुआ बहुत नहीं है, तो रिसर्च किस तरह से हुई है इसकी? फतेहपुर का हूँ, लोग कथाओं में तो जो है ना ये चलता ही है जी। और लेकिन लोक कथाओं के आधार पर एक जो चीज होती है कि लोक कथा बदलती जाती है, पीढ़ी दर पीढ़ी चेंज होती चली जाती है, तो ये भी तो एक रिस्क रहता है साथ साथ। जो मेन बात है तो आप भारत सरकार की जो है ना वेबसाइट है पे पूरी चीजें ये लिखी हुई हैं जी। 2014 के बाद ही हुआ है सब कुछ। पहले नहीं था। ठीक है। फिर हमारा जो है ना ये पास में ही था ये गांव, वो जो है ना बिंद की, तो वहाँ गए और फिर लोगों से बात की सब कुछ, और फिर पता ये चला 3-4 किताबें फतेहपुर की डायरेक्टरीज है, पूरा सब कुछ। आज की डेट में हम फोन पे ये दिखा दें कि जो ये फतेहपुर के लोग बाहर निकले हुए, मुझे ये 50 लोगों ने मैसेज किया है कि भैया आपने बड़ा काम कर दिया, हम चाहते थे ये काम जो है ना ये करें जी। लेकिन जब ये फतेहपुर में ये रहने वाले से बात जो है ना ये करो, बावनी इमली है बगल में, तो मतलब जानना चाहते नहीं। बिल्कुल है। तो इसी तरह रिसर्च की ही बात पे मैं और आता हूँ। जिंदगी 50-50 मैंने आपका पहला उपन्यास जो आया था वो मैंने पढ़ा, और उसमें जिस तरह से एक अनछुए विषय को छुआ गया, क्योंकि बहुत कम लिखा गया था उसके बारे में, 1-2 लोगों ने लिखा था, इससे ज़्यादा नहीं लिखा गया ज़्यादा। तो जब उस अनछुए विषय को छुआ तो अगेन वो रिसर्च, क्योंकि वो जेंडर आइडेंटिटी का पूरा एक प्रश्न था, उस जेंडर आइडेंटिटी के अंदर, और वो भी ट्रांसजेंडर जिनके बारे में कि हम लोग नहीं जानते, उनकी रहस्यमयी दुनिया है,
वहां पर वो रिसर्च जो है वो और टेढ़ा हो जाता है, क्योंकि उनके बारे में कई तरह की भ्रांतियां हैं, भय उनके बारे में बहुत सारे होते हैं। तो ये जो रिसर्च का पूरा एक प्रोसेस रहा वो कैसे हुआ, मतलब कहाँ से ट्रांसजेंडर्स के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन लेके आया? एग्जैक्टली है भैया। हुआ क्या कि तब मैं यहाँ जॉब जी करता था महाराष्ट्र में, मुंबई में। जी। जॉब के दौरान मलाड में कई ये किन्नर भी का है जो है ना ये मांगते थे। तो हमें ये पता था बखूबी कि मेरे पास में ये भाषा बहुत अच्छी है ये नहीं है, लेकिन ये नए टॉपिक तो मैं ये लिख ही सकता हूँ ना। तो फिर मैंने ये किन्नरों से बात की। किन्नरों से जब बात की तो मैंने कहा दिन भर में कितना कमा लेते हो? तो बोला मैं 2000 रुपये। हमने कहा हाँ, हम तुम्हें हज दे रहे हैं, हम मलाड में ही ये बगल में ही है ना ओबराय हज मॉल है। हम वहाँ ले गए और फिर उसको ये बर्गर हमने ये खिलाया। खिलाने के बाद हमने पूरी बात जो है ना ये पूछी उससे, वहाँ से फिर नंबर हमने जो है ना ये ले लिया उससे। फिर मेरा ट्रांसफ़र हो गया बेंगलोर में। बेंगलोर से ये कानपुर मैं ये ट्रेन से हाई जा रहा था। तो एक बीच में जो है ना स्टेशन है ना ये मिलता है, एक बीच में स्टेशन है ये मिलता है कच्ची गौड़ा करके। कच्ची गौड़ा में हमने वहाँ कई किन्नर भी ये मांगते हैं ट्रेन में ही। तो मैंने एक से नंबर ये ले लिया। नंबर लेने के बाद मैंने बात की उससे, वो मेरा दोस्त जो है ना ये बन गया। फिर जानकारी हाँ ये मिलती रही। फिर मैंने ये पाकिस्तान की ये बोल पिक्चर है, बिल्कुल, हाँ बोल भी हाँ देखी। फिर वहाँ से मैंने लिखना शुरू किया। वाह, काफी इसके लिए एफर्ट रहा। ठीक है। अच्छा, एक और किताब की मैं बात करना चाहूंगा, प्रमेय। प्रमेय जो है वो साइंस फिक्शन था और एक बड़ा इंटरेस्टिंग, और आज उस किताब की बात याद मुझे कुछ दिन पहले आई थी जब एक डिबेट चला, डज गॉड एग्जिस्ट। एग्जैक्टली। और जो उसका विषय था वो विषय भी उसी के आसपास था, क्योंकि वो जहां तक मुझे याद है 2 गैर मजहबी लोगों का प्रेम के बाद वो सवाल के खोज की शुरुआत होती है। भगवंत अनमोल का क्या मानना है, डज गॉड एग्जिस्ट और नॉट? मैंने प्रमेय के टाइम पे भी ये कहा था, अभी किसी भी हाँ ये मौलवी से पूछे, किसी भी साधु से पूछे, किसी भी है ना ये जानकार से पूछेंगे तो आपको ये पता चलेगा, ये है ना ये ऐसे बताएगा कि मानो ये रात में ये भगवान के साथ तुम्हें भोजन ये करके ही बैठा। हाँ। किसी है ना किसी ये नास्तिक के साथ में बात हम जो है ना ये करेंगे तो ये विज्ञान की ढेरों बातें ये बता देगा। जबकि मेरा क्या मानना है, एक पेज को आप सौरमंडल ये मान लें तो जो ये पॉइंट से पेन के दर्शाएंगे क्या होगी, पृथ्वी होगी। चलो छोड़ो, फिर पेज को ये आकाश से ये गंगा मान लें, सौरमंडल को जो ये दर्शाएंगे पॉइंट से तो सौरमंडल होगा। फिर ब्रह्मांड को मान लें तो फिर आकाश से गंगा को आप जो फिर ये दिखाएंगे तो एक हाँ पॉइंट से ही दिखा पाएंगे। और फिर पॉइंट 3 पॉइंट आपको हाँ ये बता दें, हम एक ये दिल्ली या कानपुर शहर में हाँ रह के बोलते हैं कि भगवान है ये नहीं है। साइंस की जो जब तक सबसे दूर गया चीज है वो है ना वाइजर 2 है, जो सौर मंडल से बाहर गया हुआ है ये एक ही है वाइजर 2।
जो ध्वनि की ये रफ्तार से ये गया है, प्रकाश की रफ्तार से भी नहीं, ध्वनि की 332 मीटर हाँ पर सेकेंड, ठीक है। जब आप ये पॉइंट के पॉइंट भी नहीं देख पाए हैं तो कैसे बोल सकते हैं कि भगवान है? भगवान हाँ, ये नहीं है। दूसरी चीज, जो हाँ बैठे साधु होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, सब होते हैं, बोलते हैं अब भगवान के बिना कैसे। दोनों जगह पे किसी को कोई जानकारी ही नहीं है। मेरा क्या मानना है, जो हमारा जन्म हुआ है यही जानने के लिए हुआ है। बिल्कुल। हम क्या कर रहे हैं कि ये जो है ना, दोनों के लकीर में फकीर बने पड़े। मैं 21 या 22 साल का था, तो मुझे एक बार मौका मिला उदयपुर के एक बड़े मठ या मंदिर था, मुझे याद नहीं ठीक से, और वो राजगुरु भी थे उस राज परिवार के, उनसे मिलने का मौका मिला था। और ऐसा ही प्रश्न मैंने उनसे पूछा कि जब हम छोटे थे तो हमें डरा दिया जाता था कि ऐसा करोगे तो हाबू आ जाएगा, और फिर बड़े होने लगे कहने लगे भगवान पाप देंगे। क्या भगवान और हाबू बराबर है? क्योंकि भगवान कहाँ है? जो आपने कहा वही सवाल था। उन्होंने मुझे बहुत खूबसूरत सा उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि ईश्वर को मानना है तो मान लीजिए कि है, आपको नहीं मानना है मत मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। उन्होंने कहा कि आपको अगर मानना है, जिस चीज को आपको मानना चाहिए वो है प्रकृति। प्रकृति है, वो वायु है, वो जल है, ये धरती है, ये मिट्टी है, ये नभ है, ये सारी चीजें हैं, और आपका अस्तित्व इन्हीं से टिका हुआ है। आपने इनको नहीं बनाया और आप इनको नहीं बना पाएंगे। ठीक बात है। और अगर आप प्रकृति को पूजेंगे, प्रकृति को समझेंगे, तो वहां से जो है आपको अपना अस्तित्व समझ में आना शुरू हो जाएगा। और ये सारा जो है, उन्होंने मुझे यही कहा कि ये अक्सर धर्म को समझने में लोगों ने गलती की है। कहते यही कारण है कि हिंदू धर्म में आप प्रकृति पूजा देखते हैं, आप पेड़ की पूजा करते हैं, आप नदी की पूजा करते हैं, आप पशु की पूजा करते हैं। तो हर वो चीज जिसने आपको कुछ दिया है, प्रकृति ने, जिसको आपने नहीं बनाया, आप जब उसको देखते हैं तो आप उसको धन्यवाद करते हैं। आप उसी को गौ माता कह देते हैं, नदी को माँ मान लेते हैं, मिट्टी को, धरती को माँ मानते हैं, तो पेड़ की आप पूजा कर देते हैं, तमाम चीजें हैं। तो खैर मेरा उस दिन से मानना हो गया कि ईश्वर माने न माने, प्रकृति जो है वो है, और हम उस प्रकृति का हिस्सा हैं। एक और किताब आपकी गेरबाज जो है वो थोड़ा सा मनोविज्ञान, थोड़ा स्पीच थेरेपी दोनों से जुड़ी हुई थी। आपके साथ स्पीच की समस्या रही और थेरेपी ली आपने, उससे सुधार हुआ, और अभी आप स्पीच थेरेपी कर भी रहे हैं, आपका अपना क्लिनिक है उसका। साथ ही साथ जो एक बहुत खूबसूरत बात आपके साथ है, और जिसका जिक्र जागरण समाधि में एक बार अनंत जी ने भी किया था, और मैं भी इस बात के लिए आपकी तारीफ करता हूं कि हाँ, ये समस्या है, आपने उसको स्वीकार किया, आपने उसके ऊपर काम किया, और आप उसको लेके, क्योंकि प्रायः ये होता है इसमें संकोच हो जाता है लोगों को, आप उस संकोच को न लेके आप खुल के सामने आते हैं, मंच पे आते हैं, माइक पे आते हैं, आप बात करते हैं। मैं थोड़ा सा इसके बारे में जानना चाहता हूं कि दो चीजों को लेके चलता हूं। सवाल को दो हिस्से में बांट देता हूं। पहला हिस्सा, समस्या कब से थी, कैसे आप उससे जूझे, कैसे उसका समाधान निकला, ये एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा मैं इसी को समाज के साथ जोड़ता हूं, क्योंकि ये ऐसी चीज नहीं जो कि आपके काम से आई है, ये हुआ, इसका किसी के भी साथ हो सकता है, लेकिन समाज जो है उसको मजाक का विषय बना देता है, सिवाय उस बच्चे के माता पिता के जो कि उसको देख रहे हैं उनके अलावा, बल्कि कई बार माता पिता भी शर्मिंदा होते हैं। ठीक बात, ऐसा भी होता है। तो इस समस्या से जूझने वाले जो लोग हैं, दूसरा सवाल यह है कि आप उनको किस तरीके से कहेंगे कि इस समस्या को वो बाधा न माने, क्योंकि वो बाधा आपके सामने नहीं आई है। इतनी किताबें आई, पहचान मिली, अवार्ड मिले, तमाम चीजें हैं। तो उन दोनों चीजों को लेते हुए मैं आपसे बात करना चाहूँगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने जो है ना पूछा है नवीन जी। देखिए, हमारे साथ में ये बचपन से तो ये नहीं बोलेंगे जी, ये समस्या ये बचपन से होती नहीं, होती क्या है 5-7 ये साल बाद होती है।
जब ये बच्चे बोलना जो है ना शुरू करते हैं, फिर बच्चों को टोका नहीं ये जाता, बच्चों को क्या बोलते, अरे बोलने में तो हाँ रुकता है ये तो यार, झटकता है ये तो तुम्हारा बेटा। फिर वही बोलते हैं ना कि जैसा कान में ये डालोगे दिमाग में जाएगा, एंड दिमाग में जो जाएगा शिव खेड़ा बोलते हैं बॉडी फॉलोज, ठीक ना, बॉडी जो है ना फॉलो करती है। तो फिर हम लोग फिर जो है ना ये सब बातों को ये स्वीकारने लगते हैं कि यार हम तो ढंग से बोल ही नहीं पाते। फिर जब ये स्वीकार लेते हैं तो दोस्तों के सामने तो ये ठीक से बतियाते हैं, लेकिन कहीं नई जगह पे हो तो ये आवाज ही नहीं निकलती, क्या हो रहा भाई, क्या बॉस हो गया, कोई टीचर हो गया ना, जो न कहीं पे होता क्या है फिर कि ये आदमी जो जिसका ये दिमाग का बहुत बढ़िया लेवल का है, हमने गेरबाज में जी लिखा हुआ है कि वो लेखपाल की तैयारी करने ही लगता है, चपरासी की तैयारी। क्यों? वहां पे इंटरव्यू नहीं होगा, बस। स्टीफन हॉकिंस जो ना बोल पाते थे, ना ये चल पाते थे, ना कुछ कर पाते थे, ये दुनिया का सबसे बेहतर दिमाग थे। आपकी एक ये कमी नहीं दिखाती कि आप सबसे पीछे हैं, या आपकी ये एक बेहतरी दिखाती है बिल्कुल कि आप कहाँ हैं। ठीक। दूसरी बात कि हमने समस्या क्या जाएगी, हमने भी सेम चीज की, भैया जो बेवकूफ लोग थे बोल बोल करके हाँ ये टीचरों के हाँ बड़े प्रेमी बने थे, हम पीछे बैठे थे। ठीक बात है। फिर मैंने क्या किया, बीटेक की फीस ले करके देश में 2-3 थेरेपी में हाँ ये गया, कई जगह पे हम बेवकूफ़ हैं बनाते थे, कई जगह ठीक। और ये भगवान ने देखा, हमने क्या सोचा, हम ठीक हो गए तो बीटेक से कोई फ़ायदा ये नहीं, ये नहीं ठीक हुए तो बीटेक का कोई फ़ायदा नहीं, हम कहीं सिलेक्ट ही नहीं कि ये जाएंगे, राइट। कोच मतलब ये कॉलेज की जो है ना ये फीस से हम ये गए, बेहतर हुए, फिर बढ़िया ये कंपनी में जॉब लगी, बेंगलोर में जॉब किया, ये मुंबई में, फिर मुझे ये फॉरेन भेज जो है ना रहे थे। फिर मैंने कहा मेरे अंदर जो ये कमी थी यार, जीवन में पैसा ही कमाना नहीं है ना सब कुछ, पैसा भी कमाना है, पैसा ही नहीं कमाना। मैंने कहा ये कानपुर में चालू जो है ना करते हैं, और हमने ये छोड़कर फिर सबसे बड़ी मेरे साथ में ये मेरी क्या दिक्कत थी कि पिताजी ये नहीं थे। ताऊ जी ने जिन्होंने पैसा ये लगाया था ना हम पे कि ये अमेरिका चला जाएगा, वैसे ही बीवी ढूंढ देंगे, दोनों लोग घर रहेंगे, खेती बाड़ी, और सब ने ये साथ छोड़ दिया। जिंदगी की 50-50 बहुत हाँ फेमस थी, हम दिल से ये दबे हुए थे उस वक्त, और ये लोगों को ये नहीं दिखता है। फिर ये कोविड के बाद में सब कुछ शादी वादी वाला जो है ना ये मामला, परिवार मेरे कोई साथ में ही नहीं था, और फिर मुझे फील होता था कि यार हम क्या है नौकरी ही कर लेते क्या। 22 में ये पुरस्कार मिला साहित्य अकेडमी वाला, और फिर शादी हुई, पत्नी हर चीज़ में साथ है, रत्ना बाजपेयी है, और मैं ये जो है ना सौभाग्यशाली हूँ कि ये ऐसे पत्नी है। कल भी हम जैसे सोच रहे थे कि यार पॉडकास्ट है, तो बोली क्या कि है ना ये आपको सब कोई है जो है ना जानता है कैसे बोलते, बेफिक्र रहो, बोलो, आपकी एक ये कमी आपको नहीं डिसाइड ये जो है ना ये करती, आपकी एक ये काबिलियत डिसाइड करती। तो फिर 22 के बाद में चीजें ये चेंज, हमने कहा जो होगा जैसे होगा भाई, किसी का हाँ पैर टूटा होता है तो क्या जीवन नहीं जीता है क्या। स्टीफन हॉकिंस हर चीज से थे विकलांग, पूरे दुनिया के जो है ना सर्वश्रेष्ठ थे।
हम ये थेरेपी भी अभी ये चला रहे हैं और सैकड़ों बच्चे देश भर के ये कई बेहतर हुए, ये कई पूरी तरीके ठीक हुए, मतलब सबका है ना डिफरेंस रहता है। तो हम ये कानपुर में ये चलाते हैं ये थेरेपी, स्पीच जो है ना थेरेपी, जहाँ पे 8 से ये 10 बच्चे हमेशा रहते हैं और चीज़ें ठीक करते हैं। वाह, बहुत ही बढ़िया। तो नौकरी छोड़ने के बाद अब पूरी तरह से राइटर है और एक ही क्लिनिक है, तो दिनचर्या कैसे मैनेज होती है? दिनचर्या भैया ऐसे है कि है ना, ये अपना ये मकान है, ये नीचे ये अपना जो है ना ये थेरेपी है, भी है 2 ये थेरेपिस्ट भी हैं, साथ में हम भी हैं, तीनों लोग हैं। तो ये 10 से 12 ये बच्चे तो जो है ना ये रहते ही हैं। थेरेपिस्ट देख रहे हैं तो ये मैं फेसबुक का ये चला रहा हूँ, लिखना पढ़ना चल रहा है, सब कुछ है। जब ये मेरे पेशेंट जो है ना रहते हैं तो ये मेरे पास में, तो ये 10 से 7 बजे तक हम चाहे ये लेखन में हो, चाहे ये थेरेपी में हो, ये बिजी ही होते हैं। 7 बजे के बाद में मेरी छोटी सी बिटिया है, हम चारों लोग ये माता जी है, बीवी और है ना बिटिया साथ में रहते हैं। यस। वाह, बहुत सुंदर। अच्छा, एक पोस्ट मुझे आपकी याद है, हाल के दिनों में आपने लिखी थी और मुझे पढ़ के हंसी भी आई और मुझे आश्चर्य भी हुआ। ये पोस्ट क्योंकि हंसी आई क्योंकि इतनी ईमानदारी से पोस्ट लिखी गई थी, दोनों चीज़ें इसलिए आई क्योंकि इतनी ईमानदारी से कोई लेखक लिखता नहीं है। उसमें आपने लिखा कि हाँ, मेरी ये किताबें बहुत अच्छी बिकी और ये 1-2 किताबें मेरी नहीं चल रही, हालांकि वो किताबें लिखी भी बहुत अच्छी है। हाँ। ये मैं आपको बताऊं क्योंकि मेरी पढ़ी हुई है, तो मैं आपको बता सकता हूँ लिखी बहुत अच्छी है, पर वो नहीं चल रही। तो किसी किताब के सफल या ना सफल होने में क्या फैक्टर हो जाते हैं? क्योंकि कंटेंट के हिसाब से मुझे उस किताब में, चाहे गेरबाज की हम बात करें, कोई कमी नहीं नजर आती है। तो मैं इसमें दूसरा प्रश्न जोड़ देता हूँ साथ ही साथ कि क्या, क्योंकि प्रकाशन हाउस भी आप किताबों के साथ बदलते रहे, तो क्या प्रकाशन हाउस का भी फर्क पड़ता है? हाँ, बहुत फर्क पड़ता है प्रकाशन हाउस का भी। मैं किसी का नाम ये नहीं ले रहा हूँ, कौन बेहतर। हाँ हाँ बिल्कुल। मुझे क्या फील हुआ कि मैंने जितने ये बेहतरीन शिद्दत से गेरबाज लिखी है, कोई दूसरा नहीं लिख सकता, और फिर वो नहीं बिकी। बाकी जो भी हैं तो बाकी तो दूसरा भी लिख सकता है ना, किन्नरों पे हमसे ये बेहतर कोई दूसरा किन्नर भी लिख सकता है। बावनी पे कोई दूसरा, बावनी पे ये रहने वाला रसूलपुर का जोधा सिंह का जो है नाती होगा ज़्यादा बेहतर जो है ना जानता होगा, लेकिन गेरबाज हमसे बेहतर कोई क्या लिख सकता है? बिल्कुल नहीं लिख पाई। तो हम जो बात आपने पूछी, आपको ये बताते हैं 2017 की बात। नौकरी ये छोड़ के हम कानपुर में आए थे। एक जगह पे मुझे बोलने के लिए बुलाया गया। हम ये गए, वहाँ 700-800 वहाँ जो है ना ये बच्चे थे। हमने जो था जो है ना बोला सब चीज़ें। बोलने के बाद मैं ये, तब मेरे पास में ना बाइक थी क्योंकि 2 महीना बीते थे बेंगलोर से। ये टेम्पो पे हम बैठे और टेम्पो पे ये बैठे तो 2 ये सुनने वाले भी बैठ गए, बोले कि ये सर आपने ये बहुत अच्छा बोला। हमने कहा लो ये मूंगफली ही जवाब भैया। दूसरा क्या हुआ कि ये कानपुर में ही हम कहीं ठेले पे ये कचौड़ी खा रहे थे, कोई दूसरा जाके पैर छू लिया, भगवान जी। हमने कहा तुम्हें जो है ना कचौड़ी को, कहने का ये मतलब है कि आप बनावटीपन जीवन में सर पे जो है ना रखेंगे जी, तो जीवन में ये तकलीफ ही मिलेगी। आप बनावटीपन को ये बनाने के चक्कर में ना
सर में बोझ हमेशा रखे ही रहे। हाँ मेरा क्या मानना है जो है साफ है भाई। बिल्कुल। कहते नहीं है कि ये है कि आज हम हैं कल नहीं होंगे। हम क्या करके जा रहे हैं ये जरूरी है। हम क्या ये दिखा के जा रहे हैं कोई नहीं नहीं कर। अच्छा एक चीज और, चूंकि मैं प्रकाशन से जुड़ा रहा हूं, क्या आपको ये नहीं लगता कि टाइटल का भी असर है? क्योंकि जिस तरह से जिंदगी 50-50 या प्रमेय या बाली उम्र जिस तरह से खट से आपको बताती है कि यह विषय किसके आसपास है, गेरबाज अचानक से नहीं बता पाई। हो सकता है गेरबाज, मैं आपसे भी हमने बात ये किया जी, किताब मेरे पास टाइटल का तो नहीं है ना, सब टाइटल भी कुछ नहीं बता रहा है। हाँ क्योंकि आपने कहा उसके बाद मेरे मन में ये आया विचार पॉसिबल है नहीं, दूसरी चीजें भी हैं क्योंकि ये आप भी जाते हो ना सभी हाँ ये जगहों पे लिटरेचर है ना, हाँ फेस्टिवल पे, हाँ ये शहरों पे, सभी जगह पे, तो ये दुकानों पे भी फिर पूछते हो कि ये है क्या जनता स्टोर, है क्या मतलब है ढाई चाल। फिर जो दूसरा जवाब जो है ना ये देता है तो आपको ये पता चलने लगता है कि आपकी ये किताब क्यों नहीं बिक रही। जब होगी नहीं तो ये कहाँ कैसे जाएगी। आखिरी सवाल, लेखन में बहुत ज्यादा विवाद है विचारधारा को लेके। विचारधारा नहीं है तो अच्छे लेखक को भी स्वीकार नहीं किया जाता और दोनों पक्ष करते हैं बराबरी से। कितना आपको लगता है, ये मेरा मानना है, मैं आपके विचार जानना चाहता हूँ, कितना है और क्या कभी इसका असर आपके ऊपर हुआ? बड़ा बढ़िया क्वेश्चन पूछा है आपने। मैं बोलना चाहता हूँ जी कि है ना, ये आदमी हूँ, ये आदमी से प्यार करता हूँ, मेरे लिए ये आदमी जी ही सब कुछ है। हाँ है ना, लेकिन दूसरे पे ये हाँ देश भी है, राष्ट्र भी है। करेक्ट। मेरे लिए हाँ ये लास्ट नहीं है राष्ट्र कि ये धर्म ये पहले हो, बाकी चीजें जाति जो है ना ये पहले हो। हमारे लिए हाँ राष्ट्र हाँ दूसरे पे है, लास्ट पे हाँ जो है ना ये नहीं है। हुआ क्या क्या जो है ना, जो लोग बोलते कि ये आदमी हूँ, ये आदमी से प्यार करता हूँ, है ना सब कुछ है जो है ना, दोहरापन दिखाते भी रहे वो लोग, राष्ट्र को पीछे रखते हमेशा रहे। 370 की बात ये कर ले, राम मंदिर की बात जो है ना ये कर ले, कोई भी बात जी। 70 साल कैसे कोई चीज लटका सकते हैं आप। आपको ये करना है कि ये नहीं करना, देश के लिए आप ये डिसाइड कीजिए। 30 साल राम मंदिर है ना, आपको नहीं करना तो भी डिसाइड है ना ये कीजिए। हाँ बोलते हैं जो है ना ये नहीं है कि ये मंजिल से वो गुमराह हैं जो ये घर से निकले ही नहीं ना। हम तो ये भूले हैं फिर शाम को पहुंचेंगे। तो ये डिसीजन लेना ही जरूरी था और ये राष्ट्र सबसे लास्ट ये नहीं है। हाँ मैं भी हूँ या आप भी। किसी के साथ में कोई दिक्कत होगी तो हम लोग जाति ये नहीं पूछते हैं, पहले देखते हैं कि ये क्या दिक्कत। लेकिन फिर कोई बोल दे कि ये राष्ट्र पीछे है, धर्म आगे है और ये चीजें, तो फिर वहां पर फिर चाहे जो हो हम आपका विरोध करेंगे। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद भगवंत आने के लिए। आप कानपुर से आए और हमने इस पर बातचीत की, तो बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि पाठक जो है उनको रुचि आएगी और किताबों को वो पढ़ेंगे। धन्यवाद आपका भी और दैनिक जागरण का, जिन्होंने हमें प्यार से हमेशा बुलाते हैं और सम्मान से हमें जो है जगह। धन्यवाद।
तो मेरे साथ थे भगवंत अनमोल, जिनकी किताब बावनी इमली के बहाने हमने बात की और उनकी अन्य किताबों की भी हमने चर्चा की। जिंदगी 50-50, बारी उम्र, प्रमेय, गेरबाज उनकी किताबें हैं। किताबें पढ़ने से, जैसा कि मैंने पहले भी कई बार कहा है, कि हमारी दुनिया जो है वो और ज़्यादा बढ़ती है, नई चीज़ें आती हैं। गेरबाज ऐसी ही एक किताब है, क्योंकि वो आपको उस दुनिया में ले जाती है जिसके बारे में हम कम जानते हैं या हम असंवेदनशील हो जाते हैं समाज के तौर पे। तो किताबें पढ़ें, देश के इतिहास की, हमारे क्षेत्रों के छोटे छोटे हिस्सों की जो ऐतिहासिक कहानियाँ रह गई हैं, वो कहानियाँ भी आपको बावनी में मिलेंगी। तो इस तरह के हर किताब में भगवंत के कुछ न कुछ खास एक बात आपको सुनने को मिलेगी। तो मैं हूं नवीन चौधरी, दैनिक जागरण हिंदी हमसे। अगर ये बातचीत अच्छी लगे तो इस बातचीत को अपने पास मत रखिए, इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।